बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और उन दिनों में शुमार हो जिन्हें आप ज़िंदगी के अच्छे दिनों में गिने, अच्छे दिनों में इजाफा हो जाए। आज बड़ा ही अहम दिन है, सदाएँ हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए सब तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। ये वो कलिमात हैं जिनका विर्द इन दिनों में आपके लिए लाजिम है, आपके लिए बाइस बरकत है। इनकी तलकीन की गई है, इन अल्फाज की इन दिनों में इनको दोहराने की, पढ़ने की। दुनिया भर में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है नाज़रीन कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे। और सारी ज़िंदगी लोग पैसे जमा करते हैं, कोशिश करते हैं। रवा साल ये जो 1445 हिजरी का हज है, इसका आगाज़ आज 8 ज़िलहज से माशाअल्लाह हो गया है। बुनियादी तौर पर इसके मनासिक का दुनिया भर से आए हुए आज़मीन हज बैतुल्लाह का तवाफ़ कर जो है वो कुदूम करने के बाद आज नमाज ज़ोहर से क़ब्ल खैमों की बस्ती मिना पहुँचेंगे, जो कि सबसे बड़ी बस्ती है खैमों की। मनासिक हज की अदायगी की जाएगी। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन ऐसे हैं जो इस वक्त सऊदी अरब पहुँचे, और पाकिस्तान से भी 1,60,000 आज़मीन हज इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ तो आज़मी जो फ़रीज़ा हज है आज़मीन वो अदा करेंगे। और तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल ये फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज की ज़ुबानों पर लब्बैक की सदाएँ हैं। आज़मीन हज आज 8 ज़िलहज का दिन और रात मिना की खैमा बस्ती में क़याम भी करेंगे। मिना के 21,92,000 मुरब्बा मीटर पर फैले रकबे पर फैले दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती अब आबाद हो गई है। मुक़द्दस मकामात पर बेहतरीन इंतज़ामात भी किए गए हैं और हज़ारों बसें मुसलसल आज़मीन हज को सफ़र की सहूलियात फराहम कर रही हैं। मनासिक हज 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक अदा किए जाते हैं और आज़मीन मुतय्यन मिक़ात हज से एहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए चल पड़ते हैं, जबकि काबा पहुंचकर तवाफ़ करते हैं, फिर मिना रवाना होते हैं और वहां यौमुल तरविया गुजार कर मैदान अरफात के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ एक दिन का वकूफ़ होता है, ये दिन यौम अरफा कहलाता है और इस रोज़ रुकन आज़म यानी खुतबा हज सुनाया जाता है, जो कि कल होगा, और फिर आज़मीन हुज्जाज कराम की सादत से सरफराज किया जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद एक अहम अमल शैतान को कंकरियाँ मारने का मरहला वो आता है। हुज्जाज जमरा यक़बा जाते हैं, वहाँ से वापसी पर तवाफ़ इफ़ाज़ा किया जाता है और फिर मिना जाकर अय्याम तशरीक़ गुजारते हैं। इसके बाद हुज्जाज कराम मक्का पहुँचते हैं, तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज के मनासिक की तकमील होती है। इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है हज को। इस्लाम के अंदर हमारे ईमान के जो बुनियादी उसूल हैं, जो बुनियादी पिलर्स हैं इस्लाम के, उनका हिस्सा है। और लेकिन अगर हम आमाल की बात करें तो आमाल की मद में सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा सवाब हज को करार दिया गया है। और ये हर उस शख्स पे लाजिम है जो कि साहिब इस्तिताअत हो, जो कि ये कर सकता हो। और अहद हाजिर के अंदर अब तो इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। सो बहुत सारे लोगों की पहुँच से बाहर हो गए हज करना, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने घर जाने के लिए और इस हज की अदायगी के लिए कबूल किया। और इसके बारे में इरशाद पाक ये है कि अगर आपने मुकम्मल एहतमाम के साथ तमाम मनासिक को सही तरीके से अदा किया तो इसके बाद आपकी हालत ऐसी है जैसे माँ के बदन से पैदा हुए बच्चे की। इस तरह से अल्लाह की ज़ात आपको गुनाहों से पाक कर देती है। मेरी 2 दुआएं हैं, एक तो ये कि जो लोग हज के लिए गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस कोशिश को कबूल फरमाए, उनकी इस एफ़र्ट को कबूल करे। और दूसरा ये कि उनकी एफ़र्ट्स के सदक़े हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ हों। जो लोग हमें देख रहे हैं और उनके प्यारे हैं, ज़रा पैगाम पहुँचा दीजिए कि वो दुआ में हमें भी याद रखें अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो हज का जिक्र हो गया, इस पर हम बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर आपको पता है मामूल की खबरें, और मामूल की खबरों में बड़ी खबर में ज़रूरी है बात करना। आज हम मईशत को ओबियसली एक बार फिर डिस्कस करेंगे। और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आपको पता है बुध के रोज़ पहला बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और इस बजट का कुल हजम जो है 18,877 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 12,970 अरब रुपए तजवीज़ किया गया, जबकि FBR अपना गुज़िश्ता बजट में रखा गया 9,500 अरब रुपए का टैक्स हदफ भी हासिल नहीं कर पाया है। और अब मज़ीद टैक्स की भरमार की जा रही है। टैक्सों का एक सुनामी जो है वो आ चुका है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता
रोज पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें टैक्स के दायराकार को बढ़ाना है। 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लेकर जाना चाहिए, जो इसके लिए मुख्तलिफ इदारों को बेहतर तौर पर काम करना पड़ेगा। गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटाइज किया जा रहा है। मईशत की डिजिटाइजेशन हमारी तरजीह है और इसी से करप्शन कम होगी और शफाफियत भी बढ़ेगी। जबकि नॉन फाइलर्स की तरह शायद ही किसी और मुल्क में हो, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजेक्शन में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि उन्हें भी टैक्स नेट में लाया जाए और ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफास होगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। तो हम ही हैं जी जो पिस रहे हैं, और तो कौन पिस रहा है। कह रहे हैं कि अब रिटेल सेक्टर को भी हम लाएंगे, लेकिन खाम ख्याली है हमारी। हर बार कहा जाता है, जी हर बार कहा जाता है और फिर होता नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर खाकार नजीब साहब मौजूद हैं। आज भी हमने उन्हें इन्वाइट किया और तशरीफ ला, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। और मीनवाइल आपको ये भी बताएं कि पंजाब का 5646 अरब का टैक्स फ्री सरप्लस बजट भी पेश किया गया है। कल बड़ी रौनक रही ऐवान के अंदर, उस रौनक के अंदर ही जो है ना इस बजट को पेश किया गया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल ये जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दो कि हमने उससे पहले कुछ मीडिया इंटरेक्शन सुन लिए थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के। कुछ कंफ्यूजन्स को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, एंड बट एट द सेम टाइम जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, कल उनकी एक स्टेटमेंट आई कि ये जो तनख्वाहदार तबके पे बोझ है, इसको हम एड्रेस करेंगे। तो क्या हुकूमत को पहले नहीं पता था कि इसको एड्रेस करना है? अब हुकूमत एड्रेस करने का सोच रही है, आपका क्या टेक है इस पर? आई थिंक कि हमेशा बजट एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत ज्यादा इनपुट ले लेनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर से बात कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस वक्त जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है वो IMF है खुद। सो IMF इज अ मैटर ऑफ स्ट्रिक्टली गुड निगोशिएशन। मैंने हमेशा ये कहा है, जब हमने 13-16 का प्रोग्राम रन किया, मैंने लिटरली एंकर किया था ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। दैट्स द ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान हैज ever completed as an extended fund facility in 76 years, having done 23 programs in its life. So ये इतनी severity होती है इस challenge की। ये जो PIT है, अच्छा मुझे I have to be guarded because ये 2023 दिसंबर में इमरान एक टेक्निकल मिशन पाकिस्तान आया था। उसने एक टीए जिसको हम कहते हैं किया ऑन पाकिस्तान टैक्सेस, उसने एक रिपोर्ट शेयर की विद द पाकिस्तान अथॉरिटीज। वो रिपोर्ट चूंकि पब्लिक नहीं थी इसलिए अंडर पब्लिक स्क्रूटनी नहीं आई। दैट्स फेयर बिकॉज आई वर्क इंटरनेशनली, सो आई नो एंड आई ऑलवेज try to say good things about Pakistan and say कि नहीं ऐसे कर लें, Pakistan is trying to do this, do that. But I was aware from that time onwards कि they have suggested personal income tax, sales tax, excise, ये सब चीज़ों में जो रद्दो बदल था। एंड मैंने तब भी कहा था कि ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी भी होगा और PIT करना जो है वो मुश्किल होगा। पर्सनल इनकम टैक्स में 75 अरब रुपए की जो रद्दो बदल है वो शायद हमें सोचनी चाहिए। बट हमेशा मैंने ये कंट्री अथॉरिटीज़ को कहा है कि आपकी अपनी प्रेपरेशन, कि अगर 75 अरब रुपए वहाँ पे नहीं आप चाहते लगें, और अगर ये आपकी जिसे कहीं सोच है और शायद सही भी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान इफ यू वर टेकिंग, एंड आई कीप सेइंग दिस फिगर, और कल एक मेन एंकर ने मेरा नाम लिए बगैर ये फिगर कोट किया 10 बजे के न्यूज में, 1 लाख रुपए अगर इमरान टेक कर रहे थे एक्सप्रेसो से, 1 लाख रुपए 2022 में, इमरान आज उसकी बाइंग पावर 61,000 रुपया है। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आई मीन, सो अगर उस टाइम पे मैं 6 लाख जहाँ पे यानी 50,000 की जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ाना एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था एंड हम हर साल, क्योंकि बजट को इन्फ्लेशन से भी टाई करते थे, वेजेस को भी देखते थे, पर ये भी देखते थे कि मिनिमम जो हमने थ्रेशोल्ड्स रखे हैं वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड से कैसे टाई अप कर रहे हैं, और उस पे वी वुड कीप अ वेरी वेरी शार्प आई ऑन दैट। जब आप मुझे थोड़े अरसे बाद जब हम जुलाई में चले जाएंगे तो इमरान, अब आपने नोट कर लेना है, आपने ये मुझे पूछना है कि यही जो आपकी इनकम है जो अब 61,000 रह जाएगी इस जून में, उसकी बाइंग पावर, तो अगले साल उसकी बाइंग पावर क्या होगी। सो कंसिडरिंग दैट इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स में इस तरह की तब्दीलियां करना अगर करनी थी तो ये भी रेज करते ताकि जो लोअर इनकम है और मिडिल इनकम है उसको संभाल लेते और हायर स्लैब्स को फिर एडजस्ट किया जा सकता। 75 अरब
कर सकते थे, बड़ी रकम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री, कांट एग्री मोर, बिल्कुल आप, और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैं लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि अब वो जो 1 लाख रुपए अगर लेट्स सपोज आपके पास पड़ा हुआ था तो 61,000 रुपए रह गया इन टर्म्स ऑफ बाइंग। जब आप जाएंगे आपकी उसकी बाइंग कैपेसिटी इतनी रह गई है इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, आपके बाइंग पावर कम होने की वजह से। डॉक्टर साहब, क्या गवर्नमेंट कर सकती थी ये जिस पॉइंट की जानिब आप इशारा करें, इंटेंशनली सर्च नहीं किया गया, वेल सॉर्टेड आउट पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं किया गया, या फिर आसानी वंस अगेन तलाश की गई कि एक तबका है उस पर डाल दो, उसका टैक्स तो कट ही जाना है, जब तनख्वाह आएगी तो वो कट के आएगा, तो उसके ऊपर तो हम डाल ही सकते हैं, तो डाल दो, ऐसा किया गया? इमरान, अगर आपके पास एक टीए रिपोर्ट जिसको टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट आती है, पहले तो ये है कि वो गवर्नमेंट से डिस्कस होती है, ऐसा नहीं है कि वो बगैर गवर्नमेंट से डिस्कस किए हुए छाप देते हैं। उसमें आपको पहले ही बहुत मेहनत करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और ये बात चूंकि फरवरी 2024 में ये रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर हो गई थी, ठीक है, और ये चीज़ें वहाँ आ गई थी। ये जो फॉलोअप मिशन अभी आया है जिसका सारा चर्चा है, ये तो इज अ डिफरेंट मिशन। असल बात तो जो आईएमएफ की एक्सपर्टीज है वो फैड है, फैड इज फिस्कल अफेयर्स डिवीजन। वो सारा जो काम है उनसे आपको फिर गिव एंड टेक करना पड़ता है। आईएमएफ जो है चूंकि नंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहता है कि अच्छा आप 75 अरब यहाँ नहीं डालना चाहते, हमारा ख्याल है आपको डालना चाहिए, लेट्स से। So when I sit across with them, this is the negotiation I have. तो मैं उन्हें कहता कि ओके ये मैंने 75 को रीडू किया है, और जब मैं स्लैब्स को मूव अराउंड करता हूँ और लोअर और मिडिल को टीयर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ और 6 लाख को उठाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 35 अरब का बर्डन डालने को तैयार हूँ। हायर एशेलॉन्स पे जो 3, 4, 5 लाख वाले हैं, या 2.5 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर, और अब जो बाकी 45 अरब या 40 अरब है उसका दिस इज माय प्रपोजल, मैं यहाँ से लेके आऊंगा। देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। दूसरा ये है कि कंट्री अथॉरिटीज, ये एक जेनेरिक ट्रेंड है, मैं ये कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा, समटाइम्स ओवर ऑ हो जाती हैं व्हेन आईएमएफ की इतनी यू नो नंबर ऑफ पीएचडीज टर्न अप, जॉर्डन, इजिप्ट, ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से हम बात करें, और ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि आईएमएफ इन्फ्लुएंस्ड बजट है, बल्कि हुकूमत ने तो दिया नहीं है, आईएमएफ ने ही दिया है इस बार का बजट। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होती इससे, और किस हद तक मुख्तलिफ होती? दिस अ वेरी 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 स्मार्ट क्वेश्चन। इमरान से तो गपशप पुरानी रही है। पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर चलाना इज नॉट अ प्रूडेंट थिंग एट ऑल। ये मेरी एडवाइस तब भी थी जब रिजर्व्स 4 अरब डॉलर पे थे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पहला प्रोग्राम हम वी वर नॉट एबल टू डू इट, वो प्रोग्राम क्लोज हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस। रिजर्व्स गिर गए, रुपया कमजोर हो रहा था, डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया आपने रेज किया। आईएमएफ के साथ ही चलाना है, इसमें कोई हरज नहीं है, पर इमरान और मैंने अगर इकट्ठे काम करना है, या आपने और मैंने इकट्ठे काम करना है मैम, तो हमें कोई अपने बेंचमार्क्स तो सेट करने पड़ेंगे ना। कुछ मैं कहूँगा, कुछ आप कहेंगी, क्योंकि दोनों हम इसीलिए काम करें कि वी प्रेजेंट अ गुड प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम है, मेरा आपका भी प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ के साथ भी प्रोग्राम चल रहा है, which helps the people of Pakistan, which helps their prosperity, which settles our macro stability, sets us for a growth path. अब अगर एम ये है, वहां तक पहुंचने के तो कई जरिए हैं। मतलब मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा सकता हूँ, मैं रिटेलर पे भी टैक्स लगा सकता हूँ, मैं पाकिस्तान की उन अशरफिया जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं उसकी टैक्सेशन को भी छेड़ सकता हूँ। करने को तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी करके दिखा सकता हूँ आपको। सो इफ अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है और मैं फंड के सामने बैठ के ये गुफ्तगू कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पे डिस्कशन कर लूँ। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं हमने, फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाए हैं। अब ज़रा ये भी फिगर याद रखना है आपने, 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, राइट? 30 अरब डॉलर की 90 अरब रुपया सिर्फ 90 अरब रुपया सिर्फ ये टैक्स देते हैं। सैलरी का टैक्स क्या 350-400 अरब जाता है। तो गुजारिश है उनसे कि आप नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएं, आपको एक प्रिजम्पटिव यानी कि 1% टैक्स लेते हैं हम आपसे। तो ये अच्छा काम भी किया है गवर्नमेंट ने, दैट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब इस पे सबसे ज्यादा वावेला मचना है, यू कैन टेक मी अगेन बिफोर द बजट, इसको रिवर्स कराने की बातें हो रही हैं। मतलब बात यह है कि आखिर जब नॉर्मल रजीम में चीजों को लाते हैं और कहते हैं कि सारे टैक्सेशन को बराबर करते हैं, ऑलवेज मेंटेन कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए टैक्सेशन में, सारी इनकम जो है उनको एट द सेम रेट टैक्स करना है। कुछ मराद देने की अगर आप सोच सकते हैं तो जरूर सोचिए। इसी तरह
प्रॉपर्टी एक कैपिटल टैक्स 15% का लगा है, ये और लगना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी को आप ये चाहते हैं कि ये जो फाइलों का कारोबार है, पीपल हैव बिकम बिलियनियर्स इन देयर कंट्री विदाउट इन आवर कंट्री without paying a penny of taxation in this country. I mean, this is just not fair. I agree. It's just not fair. डॉक्टर साहब, ये जो नॉन फाइलर्स की टर्मिनोलॉजी है, एक तो डिस्पाइट द फैक्ट नॉन फाइलर्स एग्जिस्ट नहीं करते इंटरनेशनली, somehow our finance minister is right, लेकिन एट द सेम टाइम द टैक्स कल्चर इज लाइक क्वाइट इजी somehow, you know, filing a tax and know कि मेरा कितना टैक्स कट रहा है, पहले कितना कट रहा था, मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो मेरा टैक्स किधर चला जाएगा। मैं लेट्स सपोज अमेरिकन टैक्स सिस्टम की बात कर लूँ या इवन ब्रिटेन टैक्स सिस्टम की बात कर लूँ, ज़्यादा या कम की बहस अलग है, लेकिन क्लियर है, पता है लोगों को कि वो किस रेशो के साथ टैक्स पे कर रहे हैं। ये वाली जो इन्फोर्समेंट फैक्टर है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी अगर आप मोबाइल सारिफ है और वो उसने टैक्स देना तो वो 75% तक चला जाएगा, 75% तक, फिर आम जो नॉन फाइलर है वो 45% तक देगा। तो ये जो इन्फोर्समेंट का फिनोमिनन है, ये कैसा है विदाउट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ ईज इन टैक्सेशन सिस्टम, वो हम लाए नहीं हैं और इन्फोर्स भी कर रहे हैं। ये कल्चर क्या हमें नए फाइलर्स देगा? पहले नून लीग की गवर्नमेंट में तो इतने नहीं दे पाया, को हार्डली हम 25-30 लाख को टच कर पाए थे। तो इमरान, ये बात आपकी ठीक है। तो यू नो, आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये नॉन फाइलर का फिनोमेना जो है क्रिएट किया था, तो मैं तब भी कहता था, यू नो, ऑल द पीपल हु आर इवन देयर इन एफपीआर राइट नाउ, मतलब कॉलीग्स हैं, काम किया इनके साथ, सिस्टम को चलाना भी होता है। जब आप सिस्टम में होते हैं तो आप यू नो देयर इज अ डिफरेंट, इसीलिए आपको मालूम है मैं ऐसे बड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करता कि लोग कि मैं ऐसी यू नो गुफ्तगू करूं, जब सिस्टम में आऊं तो कहूंगा ओह ये तो कुछ भी नहीं हो सका। तो मैंने तब भी मजाक में उन्हें कहा कि यार ये तो मजाक ही हो जाएगा ना, इलेक्शन लड़ना है। कि मैंने कहा सो यू आर राइट, सो यू नो, तो मैंने कहा यार ये तो मजाक ही हो जाएगा ना कि कोई टैक्स भी दे रहा है और एक हायर रेट पे दे रहा है और उसको ये हम नॉन फाइलर करके, मतलब ये, सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि उस वक्त एकदम एक्सपेंशन करनी टैक्स बेस की, जैसे आपने सही कहा, आज भी क्या 34 लाख शायद एक्टिव टैक्स पेयर है, वो मुमकिन नहीं हो रही थी। और मेरा ख्याल था कि हमें 10 मिलियन पे जाना चाहिए। मैं आज भी कायम हूँ उस बात पे। जब मैं टैक्स बेस को देखता हूँ, जब मैं रिसर्च को देखता हूँ, पोटेंशियल को देखता हूँ, तो हमने कहा कि चलें अब हम डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। सो यू नो इट मेड सेंस कि डिसइंसेंटिवाइज करें, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हम इसको कैरी ही करते चले जाएंगे। अब भी यही सोच है गवर्नमेंट की कि इसको इतना बढ़ा दें कि खाकान को इंसेंटिव ना रहे या बहुत डिसइंसेंटिवाइज हो जाए कि आई कांट पे 45% और आई कांट पे यू नो एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, सो आई विल कम इनटू द टैक्स नेट। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया, मे बी उस वक्त हमें एक सनसेट क्लॉज लगानी चाहिए थी गवर्नमेंट में रहते हुए, कि ये कहना चाहिए था कि हम 5 साल बाद इसको उठा देंगे, ये कैटेगरी नहीं होगी, तो आपने करना है तब्दील तो कर लें, वरना कारोबार नहीं। ये तो कोई बात हुई ना कि 5% पे सेल्स टैक्स एक फाइलर दे और 15 या 10% दूसरा दे और फिर इमरान से उस शुगर को चार्ज कर ले। सो दैट इज व्हाट, और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब इसमें हमारा पॉलिसी फ्लॉ भी तो नजर आता है कि वो जो इन्फोर्स्ड टैक्स की रेशो है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले 25% लगाई थी नॉन फाइलर पे, वो इन्फोर्स्ड टैक्स की रेशो हमें 75% पे ले जानी पड़ गई है, फाइलर्स हमारे नहीं बढ़े, रेशो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कोई पॉलिसी फ्लॉ जरूर है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो यू नो हियर्स माय the day Imran I get to do FPR's reform, this will be my first reform and you can quote me on this. right. पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में 15 FPR के हेड्स तब्दील किए हैं। जिस मुल्क से बाहर मैं ट्रेन होकर आया हूँ, पाकिस्तान, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसने अभी 7 साल के लिए अपना FPR का हेड अपॉइंट किया है। This is the difference between a good C-suite, which means chief executive, chief financial officer, chief technical. You have to bring in a team, set the team on a path of 3 to 5 years, right. give them targets and let them play with it. कोई external actor आपके मुल्क में आके आपके मुल्क को ठीक नहीं करेगा। Exactly. आपकी अपनी और मैं भी सरकार में I was able to do a lot of work, finish the IMF, do a lot of reports because we were in the government, part of the government. बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़े बेहतरीन तरीके से आपने पोस्ट बजट जो थी गुफ्तगू की है और हमें समझ में आया है कि सिर्फ टैक्सेस का इस तरीके से नफाज जो है उससे सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी फ्लो में भी और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करना पड़ेंगे और जो प्रॉपर लॉज हैं उनके ऊपर कुछ अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा, उसी से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जारी है। आयरलैंड अमेरिका मैच के मौके पर मौसम बेहतर होने के इम्कानात बढ़ गए हैं और इस मैच के दौरान अक्सर वक्त बारिश का इम्कान सिर्फ 20% रह गया है। अब दिस इज व्हाट महकमा मौसमियात सेज। आई मीन कितनी व्हाट एन आयरनी ना, हमें महकमा मौसमियात की तरफ देखना पड़ रहा है। हालांकि ये स्पोर्ट्स का काम है, हमें स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तरफ और क्रिकेट टीम्स की तरफ देखना चाहिए था। परफॉर्मेंस के पेश नजर। हाँ, ये वैसे अजीब बात, और पाकिस्तानी टीम ही ये करा सकती है हमें कि कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी नजूमियों को, कभी महकमा मौसमियात को देखते हैं। खैर जी, जुमे को आयरलैंड और अमेरिका का मैच खेला जाना है आज के दिन और इसके दौरान बारिश के इम्कानात हैं। तकरीबन अब 12 to 30% इम्कान मौजूद है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो मुसलसल मौसमियात की वेबसाइट खोल के बैठे हैं, एक एक कतरे पे नजर रखे हैं बारिश की। जरा इसमें हम बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि जो मकामी वक्त है उसके मुताबिक ये मैच तकरीबन 10:30 पे शुरू होना है, तो यहाँ इट विल बी ऑलमोस्ट 3:30 आई बिलीव। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, 10:03 पता नहीं क्या, चलें मकामी वक्त ही रखते हैं। हाँ, अभी हमारी वैसे उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी बरकरार हैं, बच गई हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश की वजह से कुछ डाउट था। लेकिन पाकिस्तान को अगर बारिश हो जाती है सुपर 8 की दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। मौसम की जो करंट सिचुएशन है उसमें वॉश आउट के, लेकिन अब इम्कानात कम हो गए हैं। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर्स का खेल लाजमी है। मैच के लिए 90 मिनट का इजाफी टाइम भी मौजूद होगा, तो बड़ी उम्मीद है। दो क्रिकेटिंग वर्ल्ड की गैर जरूरी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसी टीम्स जिनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, हम उनके मैच को देखने के लिए और उनके मैच में बारिश पे नजर रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर आजम एंड कंपनी एंड मोहसिन। न सिर्फ नजर रखे हुए, दुआएं मांग रहे हैं। और वैसे सब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं वो हमारे एक्सपर्ट जो कि क्रिकेट के अलावा नॉर्मली बॉल टू बॉल चीजों पे नजर रखते हैं, आज बारिश पे नजर रखे हैं। तो ये भी हमारी टीम ने किया। वैसे वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो प्रेडिक्शन बताइए, बारिश होगी? हाँ, 50 कतरे गिरने खाली। अच्छा, आपने वाह वाह एक एक कतरा हमारे दिल पे गिरा है। वैसे आप क्या देख रहे हैं आप जी? इन केस इफ इट डजंट रेन देन आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, एक अच्छी बात है इमरान भाई, जैसे मैं आपको ऑफर भी कह रहा था कि वो तो कुदरत बेहतर समझती है बारिश का जो निजाम है, लेकिन जितना फ्लड वार्निंग वहां पर आई हुई थी थोड़ा सा वो थम चुकी हुई है इस वक्त। वैसे एक्सपेक्टेड आपको पता है आयरलैंड वर्सेस जो अपना मैच है इसका यूएसए का, उसमें एक्सपेक्टेड थी 90% बारिश, वो कम होकर इस वक्त 20-30% हो चुकी हुई। और पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में 40% थी, जो कि ऑलमोस्ट ही इस वक्त वो बड़ा कम अपना उसको मार्जिन दिखा रहा है। सिंपल एज इट इज। वैसे जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम ने, हम डिजर्व नहीं करते सुपर 8 के लिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान नेशन ऑब्वियसली ख्वाहिश भी होती है, बैकअप भी है, कुदरत का निजाम भी हम चाहते हैं यहाँ पर। सिंपल एज इट इज कि अगर आयरलैंड शिकस्त देता है यूएसए को और पाकिस्तान शिकस्त देता है आयरलैंड को, तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितनी अभी तक क्रिकेट हुई है, जिस तरीके से यूएसए ने खेली है, लिटरली उन्होंने किया है, उन्होंने वर्क किया हुआ था, पता लग रहा है कि काम किया हुआ टीम्स के ऊपर, अपनी टीम पे काम किया, जो 2-3 साल उन्होंने टीम बनाने में उन्होंने लगाया है। उसके बाद एग्रेसिवनेस, इंटेंट आपको नजर आती है। आयरलैंड की बात करूं, आयरलैंड ने आपको पता पाकिस्तान को शिकस्त दी हुई है, तो पाकिस्तान को इजी नहीं लेगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आप होते हो तो आपको शायद सबक सीखना पड़ता है अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ, कि आपकी इंटेंट और एग्रेसिवनेस होती है, आपको सबक सीखना पड़ता है। जैसे अभी इंग्लैंड ने किया ओमान के साथ, आपने देखा होगा इंग्लैंड का एक इशू बना हुआ था कि शायद वो भी क्वालिफाई करते या नहीं करते, उन्होंने अपना स्कॉटलैंड से अच्छा रन रेट यहाँ पर किया, क्योंकि उन्होंने उनको जल्दी आउट किया और फिर एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने रन चेस भी किए, 5 ओवर के अंदर किए। तो ये एग्रेसिव अप्रोच और खास करके माइंडसेट आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई अब सूरत हाल है नहीं। यहाँ तो आप इन है, यहाँ बाहर टूर्नामेंट से, तो आपको वो माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही कि मैं उसके हक में बात नहीं कर रहा, अभी इससे पहले भी शो पे बात कर रहा था कि आप उस्मान खान को खिलाते हो तीसरे पे, अगला मैच आता है आप उसको उठा के 5वें पे डाल देते हो। बैटिंग ऑर्डर में फ्लक्चुएट क्यों करते हो इतना, मुझे समझ नहीं आ रही। आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि बैटिंग ऑर्डर के अंदर जाके इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन के अंदर भी खेल सके? आपके पास कोई फ्लोटर बैट्समैन मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर। इफ्तिखार की बात करूं, वो कंसिस्टेंटली मैच फिनिशर नहीं बन रहे आपके लिए। उस्मान खान की बात करूं, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है इंडिया के खिलाफ, सीरियसली ऐसे लग रहा था कि टेप बॉल के अंदर मैंने लड़का नया उठा डाला है और वहां पर वो एक फिंगर स्पिनर लगा हुआ है कि वो कट भी कर रहा है बॉल को, टेप शायद फाड़ी हुई, उसको समझ ही नहीं आ रही कि बॉल क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जो तुम्हारा एक अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है भाई, उसमें जाओ ना। तुम्हें किसने कहा कि तुम बॉल्स जाके जो डॉट बॉल डिलीवरी खेलो, रोटेट द स्ट्राइक करो, जो तुम्हारी अप्रोच है वो वहां पर करो। बहुत सी चीजें चल रही हैं जो पाकिस्तान टीम। व्हाट डू यू थिंक, क्यों है हमारी टीम इतनी हवास बाख्ता? ये जो सब पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ये जो उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो उस चीज पे क्यों फोकस नहीं कर रहे? अब तो देखें अफगानिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। देखें, ये जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, या आप जब
वीकनेसेस पे अपना काबू पाते हो या पाते 2-3 महीने पहले। आप ये नहीं पाते हो कि आपकी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन सर पे आई होती है तो अभी तक आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने टीम कौन सी खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी। यहाँ पर कोट करूंगा, अगर चले हम अपने ग्रुप की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की ग्रुप के अंदर मौजूद है। इंडिया का आप सारे के सारे प्लेयर्स इमरान भाई उठा के देख लें, उन्होंने 80 से 90 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी होती है, दैट मींस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी को ग्रूम करने के लिए बड़ी स्टेज मैचेस के लिए। वैसे अगर मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठा के देखूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हार्डली, किसी ने 20 खेले होंगे, किसी ने 30 खेले होंगे, मुझे नहीं लगता कोई 50 टप्पा होगा इसके अंदर। लिटरली कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता किसी ने टप्पा होगा 50 भी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको क्या सिखाती है? लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, T20 के अंदर भी, कि आपने विकेट्स कैसे रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी है, आपने बॉल्स की किस किस्म की आपने डिलीवरीज को जेन में रखना है, कैसे आपने बैट्समैन को डिसीव करना है। बैट्समैन की बात करूं, उसकी शॉट सिलेक्शन पे वो काम करती है। हमारे अलमिया ये रहा है कि हमने अपनी जो एक मेजर जो चीज होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर को छोड़ के हमने PSL को एक ब्रांड बनाया। ऑब्वियसली हमारा वो ब्रांड है, वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, लेकिन आप PSL की 1-2 परफॉर्मेंसेस पे उठा के आप कैप दे देते हो कि जाओ जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लो। उस्मान खान, मैं उसके हक में था, लेकिन आपको अब समझ में आ रही है कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी नहीं तैयार हो इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल का एक्सपोजर प्रेशर बहुत बड़ा होता है। अवैस, हमारा बीइंग फैन और बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट भी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि जब हारिस या शाहीन, समहाउ शादाब, जब ये लोग PSL से आगे आते हैं तो हम इनके ऊपर ब्रांड का टैग लगाते हैं कि जी ओ PSL ने तो कमाल कर दी, हमें चीते दे दिए। और फिर जब वही प्लेयर्स अपनी डिक्लाइनिंग मोड में जाते हैं तो फिर हम उसी PSL को ब्लेम भी करते हैं। मैं आपके साथ हूँ इस मामले के ऊपर कि PSL पैमाना नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर की टीम में आने का या टीम से जाने का। लेकिन दूसरी जानिब एक ये भी फैक्ट है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और फिर मेरा अगला इसके साथ लिंक्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि इफ़ नॉट PSL देन व्हाट, आई मीन इसके अलावा आप क्या कराते हैं? ऐसा मुल्क में कौन सा इवेंट है जिसकी बेस पे या जिसको कौम इतना बैक करती है कि जिसकी बेस पे आप प्लेयर्स को लेके भी आए, एक सिलेक्शन प्रोसीजर भी हो, उसमें पैसे भी इतने इन्वॉल्व हों कि प्लेयर जान मार के अपना जो इंटरनल जो असल गेम है वो दिखाएं? फिर ऐसा कुछ है भी तो नहीं हमारे पास, ना ही PCB ने बिल्ड किया है। ये इमरान भाई, आपका सवाल सीरियसली बहुत अच्छा है और लोगों को शायद इस चीज को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि हमारा जो मेन जो ट्रॉफी है हमारी, जहां पर लड़का निकलता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, वो आपका प्रेसिडेंट ट्रॉफी है या आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये मैं USA की बात कर लूं, मैं कनाडा की बात कर लूं, या जो अभी टीम्स आ रही हैं, मैं अभी देख रहा था स्कोर कार्ड बैठ के, जब आप मुझे कह रहे थे वैसे क्या देख रहे हो, स्कोर कार्ड पे देखो तो कल इटली, फ्रांस और अर्जेंटीना अपने अपने मैचेस जीते हैं और डिवीजन 7 में खेलते हैं। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से प्लेयर्स अब इन्वाइट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। जो सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर है, डोमेस्टिक का प्लेयर बेचारा एक सीजन में वो कमाता है 25 से 30 हजार रुपया, ठीक है, और रणजी ट्रॉफी का प्लेयर की बात करूं, वो एक सीजन में कमाता है ₹1 करोड़ से ऊपर। तो मुझे बताएं, क्या वो बेचारा बैठेगा अपनी कंट्री के अंदर या वो छोड़ेगा इस कंट्री को, जो कि USA के अंदर होता रहा, हमारे लड़के यहाँ से ट्रैवल करते रहे हैं। दूसरा, अगर मैं PSL की बात करूं, PSL आपका एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपका पाकिस्तान आपका इवेंट है लीग का, लेकिन डोमेस्टिक का सबसे बड़ा फ्लो हमारा क्या, अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक का फ्लो हमारा ये है कि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होती, जहां पर कुछ आपने ऐसे इवेंट्स रखे हो जहां पर लोग आके देखें। लोग इसलिए देखते क्योंकि आपके बड़े प्लेयर्स खेलते हैं भाई। राइट, बिल्कुल। टाइम खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू वेरी मच, हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ है, एंड थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, जो बात आप कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा और सही लोग नहीं आएंगे उसको बेहतर करने के लिए, तब तक सर्जरी को भूल जाइए, आप तो मरहम पट्टी भी नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बच्चों के हुकूक का आलमी मुआहिदा क्या है नाजरीन, और इसके खदोखाल क्या है, इस पर आज बात हो रही है सेगमेंट माइंड मैटर्स में। वकार अहमद मलिक इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। बच्चों के हुकूक का आलमी मुआहिदा एक दिलचस्प दस्तावेज है। इस मुआहिदे की हतमी शक्ल 10 साल के तवील मुबाहिसों के बाद सामने आती है। इस दस्तावेज से तमाम वालिदैन और बच्चों को जरूर वाकिफ होना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों के आलमी मुआहिदे के बुनियादी खदोखाल क्या हैं। बच्चों के हकूक़ के आलमी मुआहिदे के दरमियान जो हम देखते हैं 4 बुनियादी चीज़ें जिनको हम बच्चों के हकूक़ के मुआहिदे के गाइडिंग प्रिंसिपल या रहनुमा असूल कहते हैं, वो उसके आपको हर शिक में वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। उसमें सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि बच्चों के दरमियान किसी भी बुनियाद पे, चाहे वो रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, अक़ीदा,
उनकी समाजी हैसियत, उनकी जिस्मानी कदोखाल, उनकी बुनियाद पे किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। तो पहला बुनियादी असूल नॉन डिस्क्रिमिनेशन का है, इम्तियाजी सलूक का ना होना। दूसरा बुनियादी असूल जो बच्चों के हकूक़ के मुआहदे के तमाम दफ़ात में हमें नज़र आता है वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के ऊपर असरअंदाज होने वाले तमाम मामलात में, उसके लिए करने वाले फ़ैसलों में, अदालती निज़ाम में बच्चे के बेहतरीन मुफाद को पेश नज़र रखा जाएगा। तीसरी बात जो उस माहदे में मानी गई है वो ये है कि ज़िंदा रहना हर बच्चे का हक़ है। ज़िंदा रहना, नश्व नुमा पाना, तरक्की करना, जिसे हम कहते हैं कि सर्वाइवल, डेवलपमेंट और जो है वो ग्रोथ, वो हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। और चौथी चीज़ जिसको पे ज़ोर दिया गया वो ये है कि जो मामलात बच्चों के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनमें फ़ैसला करते हुए बच्चे की राय को अहमियत दी जाए। तो राइट टू पार्टिसिपेशन यानी शिरकत का हक़ फ़ैसला साजी में, उसको ज़ोर दिया गया। तो ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बच्चों के हकूक़ के आलमी मुआहदे के मुख्तलिफ़ दफ़ात में वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। बच्चों के आलमी मुआहदे को 4 ग्रुप्स या क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है। तमाम आर्टिकल्स या दफात इन 4 क्लस्टर्स का हिस्सा हैं। सबसे पहला ज़ाहिर है सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट का जो है कि जो राइट्स हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया गया। सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, ये 4 चीज़ जो है वो राइट्स के क्लस्टर्स बना दिए गए हैं। बच्चों के आलमी मुआहदे की पहली दफ़ा को जब आप देखते हैं तो इसमें बच्चे की उम्र का तयन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में क्या बच्चे की उम्र की हद 18 साल है? सबसे पहली जो दफ़ा है, दफ़ा 1 या जिसको हम आर्टिकल 1 भी कह सकते हैं, उसके अंदर बच्चे की तारीफ़ वज़ा करने की कोशिश की गई है। बच्चों के हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहदे के मुताबिक ख्वाह वो लड़का हो या लड़की, 18 साल से कम उम्र का हर फ़र्द बच्चा तस्वुर होगा। अब हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि हमें अगर हम 1990 से अब तक देखते हैं तो 34 साल हो जाएंगे 12 नवंबर को। हम अपने मुल्की क़वानीन में बच्चे की तारीफ़ को हार्मोनाइज़ करने में अभी तक नाकाम है। हमारे यहाँ लाइबिलिटी की, क्रिमिनल लाइबिलिटी की उम्र 10 साल है। हमारे मुल्क में 10 साल से कम उम्र के बच्चे से अगर कोई गलती सरजद हो जाती है जो जुर्म के ज़मरे में आती है तो उसे उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। तो वह बच्चे की डेफिनेशन 10 साल है। हम ये कहते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो मज़दूरी नहीं करेंगे, वहाँ 14 साल हो जाती है। पंजाब में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में ये कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक तो डिस्क्रिमिनेशन है लड़के और लड़की की उम्र में, और दूसरे यहाँ लड़की की उम्र बलूगत की 16 साल कर दी गई है। हमारे ऊपर एक बुनियादी एतराज़ अभी भी जो UN की CRC कमेटी का है वो ये है कि हम अभी तक अपने मुल्क के क़वानीन में, पॉलिसीज़ में बच्चे की एक हार्मोनस डेफिनेशन जो है वो नहीं बना पाए हैं। आर्टिकल 2 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से मुताल्लिक है, जो मैंने पहले कहा कि किसी भी बुनियाद पे जो हकूक़ दिए गए हैं उस मुआहदे में वो बच्चों को देने से महरूम नहीं किया जा सकता। तीसरे आर्टिकल में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात की गई है कि बच्चे का बेहतरीन मुफाद जो है वो किस तरह से हर जगह पे आपने पेश नज़र रखना है। और चौथा आर्टिकल रियासतों से ये तकाजा करता है कि वो अपने क़वानीन में, अपनी पॉलिसीज़ में इस तरह जो गैप्स आ गए हैं उनको फुलफ़िल करते हुए बच्चों के हकूक़ के आलमी मुआहदे के मुताबिक कानून साजी करें और कोशिश करें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब थोड़ी सी बात जो है वो इस पे कर लेते हैं कि जब हम क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं बच्चों की, तो सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के राइट्स क्या होते हैं। सर्वाइवल के राइट्स में तमाम वो हकूक़ शामिल हो जाएंगे जो बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए और उसकी नश्व नुमा के लिए ज़रूरी होंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट के राइट्स हैं, तो उसके अंदर हमें तालीम का जो है वो नज़र आता है, उसकी और चीज़ों के नज़र आते हैं कि किस तरह से बच्चे ने
कॉग्निटिव की सतह पे और फिज़िकल लेवल पे डेवलप होना है। उसकी खुराक का कैसे ख्याल रखा जाएगा, तालीम दी जाएगी तो कौन सी दी जाएगी। तीसरा जो क्लस्टर है वो प्रोटेक्शन के राइट्स का है, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का, बच्चों को किस चीज़ से महफूज रखना है। तो जब हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो हम 4 चीज़ें देखते हैं: निगलेक्ट, अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। कि हमें बच्चे को गफलत से, बदसलूकी से, इस्तेहसाल से और तशद्दुद से महफूज रखना है। और उस ज़मरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेबर से महफूज रखना है, उनकी ट्रैफिकिंग से महफूज रखना है, उन्हें ड्रग से महफूज रखना है, उन्हें मुसल्लह तसादुम में इस्तेमाल ना किया जा सके, उनको कोई पोर्नोग्राफी के लिए या इस तरह के फोश फिल्मों में इस्तेमाल ना किया जा सके। तो वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे ज़ोर दिया गया। और आखिरी चीज़ ये है कि किस तरह बच्चों को उनकी ऊपर असरअंदाज होने वाले फ़ैसलों में शामिल करने की ज़रूरत है। हम एक एक चीज़ लेते जाते हैं और देखते जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जब हम बच्चे की तारीफ़ ही करते हैं तो पाकिस्तान अभी तक अपने मुख्तलिफ़ क़वानीन और पॉलिसीज़ में बच्चों की डेफिनेशन को और बच्चों की उम्र को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं ला सका है। 1990 के बाद जब से हम इसका हिस्सा बने हैं, जो क़वानीन आए हैं उसमें हमने कोशिश की है कि जो उम्र की हद है वो 18 साल रखी जाए, लेकिन उससे पहले के क़वानीन में उम्र की हदूद बढ़ा के 18 साल करने की ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को बार बार जब हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी रिव्यू होती है तो हमारे ऊपर बार बार ये एतराज़ आता है कि हमें इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इल्म नफ्सियात में बच्चे की तारीफ यूँ भी की जाती है कि वह अपने अमल के हकीकी नताइज से बखूबी वाकिफ नहीं होता। किस उम्र इसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही बच्चों के हकूक और दीगर मामलात पर बात की जा सकती है। पाकिस्तान में बच्चे की उम्र की हद के तयन में हमआहंगी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि ईद कुर्बान बहुत बहुत करीब पहुंच चुकी है, इसीलिए मवेशी मंडियों में भी जो रश है ख़रीदारों का वो बढ़ गया है। लेकिन वो जो एक टसल है ना वो अभी भी चल रही है ख़रीदारों की व्यापारियों के साथ कि भाई उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जानवर ख़रीदना है अपनी मर्ज़ी की कीमत पर, लेकिन व्यापारी तैयार नहीं है कि कम कीमत पर वो अपने वज़नी और ख़ूबसूरत जानवर जो हैं वो बेचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वो वसूल करने के चक्कर में है और एक से बढ़कर एक जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है, लेकिन उनकी कीमतें सुनकर खरीदार खरीदने की बजाय महज देखने पे मजबूर है। हम भी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि किसी तरफ से कोई ऐसा पैगाम आए कि यहाँ जानवर सस्ते हैं, इतने महंगे जानवर हैं, इतने महंगे, मतलब ढंग का बकरा कोई 6 डिजिट्स के अंदर मिल रहा है आपको। 1 लाख तक तो बकरों की कीमत है और पहले अच्छे वेड़े मिल जाया करते थे, जानवर बड़े। तो खैर हम आप तक रियल टाइम पिक्चर पहुंचाते हैं थ्रू आवर एक्सप्रेसो। आज भी हमने एहतमाम की, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बड़े शहरों से अपने नुमाइंदगान को कहा है कि आप जरा जाएं जी, हमें बताएं क्या तफसीलात हैं। हमारे 4 ही नुमाइंदगान किस किस शहर से। आयशा खान हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, अफजाल तालिब हमारे साथ लाहौर से हैं, एहतशाम बशीर हमारे साथ पेशावर से हैं और मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ क्वेटा से हैं। ये चारों हमारे दोस्त मौजूद हैं, सो इनसे हम बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। सो गिविंग द एडवांटेज बीइंग एन ओनली फीमेल रिपोर्टर फॉर नाउ, आयशा आपसे हम सवाल कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। आप चूंकि कराची में भी हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का जो प्राइस है वो बहुत बड़ा कंसर्न भी हमारा कि यहाँ पे क्या प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है। सबसे पहले हमें बताइए कराची की जो मवेशी मंडियां हैं क्या वो आसानी की तरफ रेफर कर रही हैं या प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, क्या देखा आपने? सुबह सन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। ईद कुर्बा के करीब आते ही छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पे पहुंच गई है। इस वक्त मैं कराची की एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगो नस्ल के जानवर मौजूद हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि व्यापारी और खरीदारों की बहस और तकरार का सिलसिला भी हर तरफ जारी है। कहीं पर जोड़ तोड़ में जो है व्यापारी खुश हैं तो कहीं जो है वो खरीदार खुश है, मगर महंगाई का चर्चा भी जो है वो कुछ कम नहीं है। इस मरतबा जो है वो गुज़िश्ता रोज से दुगनी कीमतें जो है वो बताई जा रही हैं। खरीदार कह रहे हैं कि हमारी पहुंच से तो बिल्कुल दूर ही हो गए हैं। कोई नॉर्मल जो दरमियाने वजन का जो बकरा है वो भी जो है वो 70 से 80 हज़ार तक का मिल रहा है और अगर हम खूबसूरती पे जाएं और थोड़ी भारी भरकम बकरे पे जाएं तो वो भी जो है वो 1.5 लाख का मिल रहा है। अगर बछड़े की बात करें तो वो भी जो है वो 1.5 लाख से कीमतें शुरू हो रही हैं और 3 लाख तक जा रही हैं। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो मवेशी जो है वो
50-60 लाख रुपए तक के भी दस्तयाब है यहाँ पर। तो खरीदार जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो खरीदार ये सोच रहे थे कि आखिरी रोज में हम खरीदारी करें हुए अपने मनपसंद जानवर जो है वो घर ले जा सकेंगे, मगर कीमतें जो है वो अब तक आसमानों से ही बातें कर रही हैं और खरीदार जो है विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर है। उनका यही कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम जो है वो अपना मनपसंद जानवर खरीद कर जाए, लेकिन व्यापारी भी जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि हमारी भी मजबूरी है। हम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सिब्बी साहिवाल से जो है मुख्तलिफ जो है ऑस्ट्रेलियन नस्ल के और जो नायाब नस्ल है वो जानवर लाते हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि हम जो है वो फरोख्त करके अपने गाँव वापस चले जाए, सुकून से ईद मना सके। मगर आयशा सादी मौजूद रहिए। कराची का अहवाल हमने जाना है, लाहौर का रुख कर लेते हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है? अफजाल तालिब, आप मवेशी मंडी में ही मौजूद है, बताइएगा यहाँ भी शहरी और खरीदार जो हैं वो कराची के खरीदारों की तरह ही आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो मनपसंद दाम जो है वो अपने वसूल करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन खरीदार जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इतने इतने महंगे जानवर है मंडी में। मुल्क दिग लाइन कट गई जी अफजाल, कनेक्टेड है। अफजाल भाई बोलिए। ठीक है, अफजाल तालिब से भी रब्ता कर लेते हैं। पेशावर चलते हैं जी, एहतिशाम बशीर वहाँ पर मौजूद हैं। एहतिशाम, कहिएगा यहाँ की मंडियों की क्या सूरत हाल है? यहाँ भी खरीदारों का रश है और जिस तरह से भी आयशा कह रही थी कि विंडो शॉपिंग करने के पर मजबूर हो गए हैं खरीदार, क्योंकि जानवरों के दाम ही बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मुल्क की तरह पेशावर की भी वही सूरत हाल है। कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 2 रोज़ रह गए हैं ईद कुर्मा को और लोग जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। पेशावर में तकरीबन 5 से 6 मवेशी मंडियां हैं, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूँ रिंग रोड की, ये पेशावर ये शहर के नज़दीक हैं। तो लोग जो हैं ये शहर के रहने वाले वो इसी मंडी का रुख करते हैं। यहाँ पर बड़े जानवर भी हैं और छोटे जानवर भी मवेशी जो है कुर्बानी की यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कीमतों की बात की जाए तो जो बड़े जानवर हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से शुरू हो रहे हैं और फिर 5 लाख 10 लाख तक जो है इसकी कीमतें जा रही हैं। और इसी तरह अगर हम छोटे जानवरों की बात करें, दुम्बे की या बकरे की, तो वो जो है तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और फिर वो इसी तरह 2 लाख का भी दुम्बा है और 2.5 लाख का भी है और इसी तरह जो है वो बकरों की कीमत भी जो है वो 2 लाख तक पहुंच चुकी हैं। तो लोग जो हैं अपनी जेब की इस्तात के मुताबिक जो है वो जानवर खरीद रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो हैं वो ज़्यादा कीमतें दे रहे हैं और फिर ग्राहक जो है वो अपने उसके मुताबिक जो है वो उसका लगाते हैं, कीमत उनकी लगाते हैं। लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ तक यहाँ पर जो मवेशी जानवरों की तादाद का वो सवाल है, तो काफ़ी तादाद में जानवर इस वक्त भी जो है वो पेशावर की मवेशी मंडियों में अच्छा, आ रहे हैं। यूजुअली ट्रेंड क्या होता है पेशावर में? लोगों का क्या ना एक वे ऑफ बाइंग क्या होता है? कैसे लोग क्या आखिरी दिनों में ज्यादा बाइंग करते हैं, पहले कर लेते हैं? ज्यादा जो ट्रेंड है वो क्या रहता है यहाँ पे लोगों का खरीदने का जानवर? देखिए, जो मवेशी पालने के शौकीन होते हैं वो तकरीबन हफ्ता पहले ही जानवर ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास जगह कम होती है और वो रख नहीं सकते तो फिर वो 1-2 रोज़ पहले ही जो है वो मवेशी जानवर खरीद लेते हैं। तो इसी तरह आज भी जो है ये देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं जानवर खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर कीमतें ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल लोगों का जो है दूसरे वापस आते हैं, जरा दोबारा आपकी तरफ आते हैं, जरा क्वेटा की सूरत हाल जान लेना। अकरम भाई, इतनी शदीद धूप में खड़े हैं और जाहिर बात है जानवर शदीद गर्मी में है और ये चीज़ कुछ हद तक इस मामले को थोड़ा सा तकलीफ दे भी करती है लोगों के जाने को भी और वहाँ पे मईशियों को मेंटेन करने के लिए जो सेलर्स हैं या जो व्यापारी हैं उनके लिए भी। क्या ताज़ा तरीन है अकरम साहब? लोग आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं या इन्फ्लेशन यहाँ भी हिट कर रही है और लोगों की तादाद उतनी नहीं है? बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी इमरान, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 9 पॉइंट्स पर जो है ना मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी पे, जो शहर को मुख्तलिफ इलाकों से अंदरून शहर से मिलाती है। अमूमन हमने देखा है हर साल जो है मवेशी मंडियां लगती हैं, लोग आते हैं अपना मनपसंद छोटा बड़ा जानवर खरीद कर चले जाते हैं, लेकिन इस साल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। क्या छोटे जानवर हो क्या बड़े जानवर हो, लोगों की सिर्फ एक ही बात है कि इस साल जानवर बहुत महंगे हैं। छोटे से छोटा जो जानवर है कम से कम कीमत में जो है 40-45 हज़ार 60 हज़ार से शुरू होकर 1.5 लाख तक जो है एक छोटा जानवर बकरा या दुम्बा फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम बैल की बात करें तो बैल की कीमतों में भी बेताशा इजाफा है, तकरीबन 1-1.5 लाख से शुरू होकर 7 लाख तक इस मवेशी मंडी में जो है बाग नाड़ी नस्ल के जो है बैल वो फरोख्त किए जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, खसूसन छोटे बच्चों और अकरम भाई सॉरी टू कट यू, पिछली दफा इनकी कीमत क्या थी? ये जो बकरे की कीमत या बैल 7 लाख का आप बता रहे हैं, पिछली दफा
ऑन एवरेज क्या कीमत थी इनकी, कितना फर्क पड़ा है पिछले साल की निस्बत इस दफा? जी इमरान, बिल्कुल ऐसे पिछले साल की निस्बत जो व्यापारी से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो है उन लोगों ने अपने एक जानवर के ऊपर जो है ना एक साल के दौरान उनको जो खुराक खिलाई है, मोटा ताज़ा की है, उन्हें देसी घी खिलाते रहे हैं, उन्हें जो गंदम आटा वगैरह। इस साल 1 से 1.5-2 लाख रुपए वो कह रहे हमें इजाफी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का हर साल का यही काम है। बिल्कुल, व्यापारियों का यही काम है, हर साल इसी तरह से होता है और ये टसल भी चलती है हर साल ईद से कबल। अफजाल तालिब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। अफजाल, किस मवेशी मंडी में मौजूद हैं? यहाँ पर भी भाव ताव का सिलसिला जारी है, खरीदारों का रश देख रहे हैं, या फिर वही मसला है जो दीगर बड़ी मंडियों में हम देख रहे हैं कि खरीदार तो मौजूद है लेकिन खरीदारी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है चूँकि महंगाई के ने जो है पूरे पाकिस्तान को अपने पेड़ में रखा है, जिसके जो असरात हैं वो पूरी पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी देखने में आ रहे हैं। चूँकि इस दफ़ा मैं जो है लाहौर में 8 जो है शिकायतों पर मंडी लगाई गई हैं। मैं लाहौर के एक जो है सगिया पुल पर दरिया रावी के किनारे एक बड़ी मंडी यहाँ लगाई गई है जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो छोटे बड़े जानवरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खरीदारों की तादाद कदरे कम देखने में आ रही है। अब ईद के भी जो है आज फ्राइडे है और 2 रोज बाकी रह गए हैं ईद के, लेकिन यहाँ पे जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा, खरीदारों की तादाद कम देखने में। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पिछले साल बकरा जो आपको 60-70 हज़ार मिल जाता था वो आज तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पहुँच चुका है। इसमें इसका मतलब डबल उसमें इजाफा हो चुका है। और जो बड़ा जानवर है जिसकी कीमत जो है आपको 70-80 हज़ार में, एक छोटा जो है वो बछड़ा मिल जाता था, लेकिन वो भी 2 लाख से कीमत शुरू होती है। बजट के बाद तो नहीं हुआ, बकरों पे भी टैक्स लग गया है, उसके बाद तो नहीं हुआ ये बकरों पे टैक्स लगा है और महंगे। नहीं, वो बकरे वो कहते हैं चूंकि टैक्स जो है वो आज़ादी चारे पे और दीगर जो हमारात है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। व्यापारियों का कहना है चूंकि हर चीज में जो है महंगाई बढ़ गई, इसकी वजह से उनका कहते हैं यहाँ से बकरे से जो बकरे ले गए हैं वो कहते हैं चूंकि बकरे से यहाँ का लाने में भी तकरीबन 90,000 से ज्यादा हमारा किराया लग गया। तो वो कहता है चूंकि जिस जगह बैठे हैं, चूंकि ये सरकारी प्राइवेट लगा जगह बैठे हुए हैं, तो उनका यहाँ पे भी जो है वो 2,000 रुपया पर बकरा जो है वो फरोख्त किया जा, दुकान जो मालकान है वो रखने के लिए ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है महंगाई की सूरत जो है ठीक है देखने में आ रहा है। वापस आते हैं, क्योंकि हम कराची गए थे तो मैं तो असल में सबसे सस्ते बकरे की तलाश में हूँ, आप चारों की मदद से कहीं मिल जाए। आयशा, सबसे सस्ता बकरा कोई आपकी नजर में आया हो, कोई बातचीत हुई हो जो हम कराची से यहाँ ला सकें, या किसी कराची वाले हमारे दोस्त जो देख रहे हैं उनको फायदा हो जाए? कोई कीमत तो बताएं हमें थोड़ी। सस्ते में सस्ता बकरा भी यहाँ 50,000 से कम का नहीं मिल रहा। यही रोना है खरीदारों का। वो यही समझ रहे थे कि आखिरी रोज़ में हमें शायद कोई मनपसंद हमारे दामों में मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और वो अभी भी जो है वो तलाश में है। और जिनका सौदा बन गया है तो वो कसाई की तलाश में, और कसाई का अपॉइंटमेंट तो लेना ऐसा हो गया जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। कसाई तो हाथ ही नहीं आ रहे बिल्कुल। और उनका यही है कि बकरे की भी अगर वो कीमत मांग रहे हैं तो तकरीबन 6 से 7,000 की, और अगर गाय की बात करें तो 20,000 जो है वो मांग रहे हैं, जिससे खरीदार और ज्यादा परेशान है। जो उनका सौदा बन गया है, I'm not sure ये किस सेंटर के विजुअल्स है, किस शहर के हैं, जिसमें कुछ आर्ट वर्क हम जानवरों के ऊपर देख रहे हैं। जैसे एक ऊंट नजर आया, उसमें बड़ा जबरदस्त आर्ट वर्क किया गया है। तो आप चारों में से जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, क्या जानवरों को मुख्तलिफ तरीकों से सजाया भी गया है? आप कोई भी हमें इस हवाले से अगर आंसर करना चाहे। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ के विजुअल्स हैं। जो कोयटा और ये जो भी पंजाब जी पंजाब में खासतौर पर लाहौर में जो लगाए गए हैं उन पे जो है मुहावरे किस्म के, जैसे ऊँट के अपनी मेहरान होती है उस तरीके से वो यहाँ पे जो है ऊँटों के ऊपर वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये किया है कि जो उनकी जो भावलपुर खासतौर पर ये जनूबी पंजाब की तरफ से जो लाए गए हैं ऊँट, उन पे जो है उनकी उनके जिस्म के ऊपर जो है बाल है, बाल में से जो बना के उसे खूबसूरत अंदाज में वो बनाए गए हैं। वो दरिया रावी के किनारे खड़े हुए हैं इस वक्त जो ऊँट है। तो दूसरे जैसे बड़ी बात है इमरान, मैं ये बात बता चलूँ कि चूंकि इस दफा हर साल जो है हुकूमत पंजाब इससे कबल तनख्वाहें दे देती है सरकारी मुलाजमीन को। इस साल पंजाब में जो है वो तनख्वाह नहीं दी गई सरकारी मुलाजमों को। तो ये एक बुनियादी वजह ये भी देखने में आ रही है कि जो लोग तनख्वाह देते वो सूरत इब्राहिम अदा करने में आसानी होती थी। सही है। तो इस दफा जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से तनख्वाह भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस दफा लगता है कि लाहौर में अभी तो जो तासब जा रहा है सरकारी मुलाजिमों में पैसे नहीं है। आप बताइएगा कि इस वक्त जो मंडी में इंतजामात हैं, क्या उनसे खरीदार और जो व्यापारी हैं वो खुश हैं या सेटिस्फाइड हैं कि जानवरों के लिए प्रॉपर शेड, पानी वगैरह के इंतजामात है, यहाँ पर सफाई का इंतजाम है?
जैसे मवेशी मंडी में सफाई के इंतजाम आप कैसे कर सकेंगे? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पर मौजूद हैं जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता पानी का बंदोबस्त किया गया है, शेड्स लगाए गए हैं धूप से बचने के लिए। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था कि जानवरों को सजाया जाता है, तो पेशावर में भी जो है वो जानवरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। पहले जब जानवर लाया जाता है घर में तो उसको नहलाया जाता है, उसके बाद उसको मेहंदी लगाई जाती है, उसके बाद उनको जो घुंघरू है जो उनके वो क्या नाम इसके जेवर हैं हम कहते हैं जानवरों के, वो उनको पहनाए जाते हैं। तो बच्चे इसमें ज्यादा काफी खुश होते हैं। और लेकिन कितने अफसोस की बात है उस जानवर का जो वलीमा होता है वो खुद नहीं खाता, वो हम लोग खाते हैं फिर ईद से दूसरे दिन या ईद वाले दिन। बिल्कुल जी हाँ, यही तो फिर है इसी तरह होता है। और फिर रात को जो एक समा होता है, बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, उनको रात को लेकर जाते हैं 11, 12, 1 बजे तक जो है रात को पेशावर में जानवरों को सैर कराया जाता है। ठीक है। अच्छा अकरम भाई, आप ये बताइए कि ये जब जानवर लोग घर पे ले जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ा टास्क होता है उनके लिए चारा तलाश करना, दुकानें नहीं मिलती, और आजकल वैसे लेट नाइट तक चारे वाली दुकानें खुली होती हैं और कुछ लोग पार्ट टाइम ये काम भी शुरू कर देते हैं कि वो चारा वगैरह बेचते हैं और बड़ा महंगा बिकता है। तो रातों की क्या सूरत हाल है और क्या रात को अब जानवर मुख्तलिफ, जैसे मैं रात को लाहौर की सड़क पे देख रहा था 2 बड़े जबरदस्त भारी भरकम किस्म के ऊंट एक बड़ी लेविश किस्म की गाड़ी के पीछे जा रहे थे, वो ऐसे लगता था कि बाकायदा नुमाइश की जा रही है कि हम 2 ऊंट कुर्बान करें। ऐसे मनाजिर क्वेटा में भी देखने को मिलते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल इमरान, ऐसे है बिल्कुल जैसे आपने जो ना तस्वीर कशी की है, ये तमाम सूरत हाल लाहौर की बिल्कुल सेम यहाँ पर कोयटा में भी यही सूरत हाल है। रातों में भी जो है ना बच्चे, खवातीन, नौजवान गलियों में जो जानवर खरीदे होते हैं उनको लेकर जाते हैं, उनके चारे की खरीदारी के लिए जो है ना मखसूस तौर पर जो है ना फसली तौर पर जो आते हैं लोग, आर्जी तौर पर दुकानें लगा लेते हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर जो है ना चारा वगैरह फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्वारी रोड है कोयटा शहर का सबसे अहम तरीन, वहाँ पर भी जो है ना एक छोटी सी मवेशी मंडी लगाई गई है। क्वारी रोड कोयटा का जो है ना रिहायशी इलाका है, वहाँ पर जो है ना जो करीबी लोग हैं, जो गुंजान आबाद इलाके के लोग हैं, वहाँ पर आते हैं। कुछ किसी दामों जो उन्हें सस्ते 3 से 4 हज़ार जो है ना सस्ते दामों उन्हें जानवर मिल जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा था, सवाल किया था कि मेरे तमाम नुमाइंदगान से कि जानवरों को सजाया जाता है या नहीं। गुज़िश्ता दिनों मैंने भी मशरिकी बाईपास पर जो है ना ऊँटों के ऊपर जो उनको सजाया जाता था उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी। बाग नाड़ी से, सिंध से इन ऊँटों को लाया जाता है, इनको खूबसूरती से सजाया जाता है, इनके ऊपर नक्शो नगार किए जाते हैं कैंची के साथ बाकायदा तौर पर, बहुत खूबसूरत। और बहुत से लोग जो है ना इसको जो है ना पुरकशिश समझते हैं, वो ऐसे जानवर खरीदने की ठीक है। अच्छा, ये अभी हमें रिपोर्टेडली पता चला है जो बिहाइंड द सीन यहाँ पे चल रहा है कि अफजाल साहब को अभी एक बैल ने हमला किया है उनपे थोड़ी देर पहले, और आयशा भी तंग बकरे ने है किसी और आयशा भी मुझे लगता है इस वक्त कुछ आयशा कुछ चल रहा है लगता है आपके साथ, जरा बताइए क्या है? जी ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सी गाय है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। गर्मी भी बहुत है असल में, और यहाँ पर जबकि सहूलत तो है, पानी की भी फराहमी है, मगर इसके बावजूद गर्मी की वजह से जानवर तंग भी होते हैं, अलर्ट भी होते हैं। तो अभी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं यहाँ पर। और हम एक रिपोर्टर की मजबूरी समझ सकते हैं कि आप कैमरे के ऊपर रहते हुए किस हद तक आपको मोहतात होना पड़ता है, बट बी केयरफुल, जानवरों से दूर रहिए, महफूज रहिए। आप चारों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत डिटेल में आपने हमें मुख्तलिफ शहरों से आगाह किया और ज़ाहिर 4 बड़े शहर हैं और जगहों से भी हम रिपोर्ट्स आप तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मवेशी मंडियों की, वो हमने आप तक पहुँचाई है जी। आयशा, अफजाल तालिब, एहतशाम और मोहम्मद अकरम हमें आगाह कर रहे थे बिलतरतीब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ईद कुर्बान का जिक्र कर रहे थे, मवेशी मंडियों का भी रुख हमने किया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एतदाल से खाना है आपने, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पर हर घर में गोश्त के पकवान बनते हैं और लोग गोश्त खाने से घबराते नहीं हैं, गोश्त पर खूब हाथ साफ करते हैं और खाने में एतदाल ना रखने के बायस बदहज़मी, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, पेट में उफार और इस तरह की डायरिया टाइप की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े होते हैं। इसलिए पहले से ही एहतियात कीजिए जनाब, गोश्त ज़रूर खाइए लेकिन एहतियात के साथ खाइए। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अनीसा सुहेल, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अनीसा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो हर दफ़ा ये होता है, हम लेसन लर्न नहीं करते, हर ईद पर यही होता है कि डायरिया के बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में पड़े होते हैं, तो किस तरीके से कितने एतदाल से गोश्त खाना चाहिए, जरा तलकीन कीजिए हमारे नाजरीन को। अच्छा, सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि एतदाल से खाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि पोर्शन में खाना चाहिए। एक आम आदमी, एक आम इंसान को एक दिन में आधे से 1 पाउंड से ज्यादा
गोश्त नहीं खाना चाहिए, जो कि नॉर्मल 3 से 4 सर्विंग्स बनती हैं गोश्त की। अब हमने देखना ये है कि इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने गोश्त की जो प्रेपरेशंस हैं उनमें आप फ्रेश स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल करें। अब जैसे अगर किसी गोश्त में लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता और ये जो हमारे लोकल स्पाइसेस हैं, या काली मिर्च का इस्तेमाल, या हरी, ये जो लोकल स्पाइसेस है हमारे, पैकेट के बजाय अगर ये फ्रेश इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये कुदरती तौर पे डाइजेशन को या निज़ाम हजम को एड करते हैं, तो ये हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे। नंबर 2 इसमें ये चीज कि आप जो कट मीट का चूज कर रहे हैं वो आप लीन मीट चूज करें, जिसका मतलब ये है कि आप हड्डी के साथ का गोश्त चूज करें, और जो चर्बी वाला हिस्सा है उसको आप अवॉइड करें, या चर्बी को उतार के इस्तेमाल करें, मैक्सिमम चर्बी को उतार के इस्तेमाल करें। यहाँ पे तो बारबेक्यू के दौरान एक बहुत ही खास चीज होती है कि आप चर्बी को बारबेक्यू करके तो अलहदा से खाया जाता है, या चर्बी को पिघला के उसमें अलहदा से कबाब फ्राई किए जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। अच्छा। फिर थर्ड चीज में ये आती है कि आप ऑब्वियसली दावतों वगैरह पे जाते हैं, सुन्नत है कुर्बानी का गोश्त खाना, आप ऑब्वियसली खाएंगे, लेकिन उसको किस तरह से कंज्यूम करना है। जो ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, या जो रंग बिरंगी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उनका इस्तेमाल इन 3-4 दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक तो प्रोटीन जो होती है, रेड मीट जो होता है, उसका जो पेट में जाए वो एसिडिक होता है, तो वो एसिडिटी क्रिएट करता है पेट में। वैसे ही ऊपर से आप वो फिजी ड्रिंक्स पी लेते हैं तो वो और ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है स्टमक में। इससे बेहतर ये है कि मौसम भी ऐसा है, आप शिकंजबीन बनाएं फ्रेश नींबुओं की, और उसमें थोड़ा सा मिंट डालें, तो वो आपकी डाइजेशन को भी एड करेगा और आपकी प्यास को भी बुझाएगा, और फिजी ड्रिंक्स की तरफ इतना ज्यादा आप मत जाएं, या शुगरी ड्रिंक्स की तरफ, जूस की तरफ वो चीज ना करें। फिर एक और टिप बहुत अच्छी ये है कि जो दावतें वगैरह हैं अपने घर में आप जो भी बना रहे हैं, उसमें आप गोश्त के साथ 2 चीजों को पेयर करें, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब। फाइबर यानी कि सलाद, आप बहुत सारा सलाद रखें, और मेक श्योर करें कि आप अगर 4-5 बोटियां खा रहे हैं किसी गोश्त की, तो साथ में आप आधी प्लेट सलाद जरूर खाएं, वो आपकी मर्जी का हो सकता है। सब्जियां। दूसरी चीज मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब बोली। कॉम्प्लेक्स कार्ब से मुराद ये कि नान और चावल ये बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, नान स्पेशली हर शोरबे के साथ, कड़ाही के साथ, बारबेक्यू नान खाए जाते हैं। तो नान आप इस ईद पे आप खत्म करें, इसके बजाय जो घर की चक्की की रोटी है वो इससे बेहतर है, बहुत बेहतर है कि आप इससे बजाय इसके कि आप नान खाएं। और फिर दालें और सब्जियां, यानी पालक गोश्त भी बनता है, दाल गोश्त भी बनता है, हलीम बनता है, तो वो दालों के साथ आप गोश्त को पेयर करें, ताकि आप गोश्त की सर्विंग इस तरह ऑटोमेटिकली आप ले भी लेंगे, कंज्यूम भी कर लेंगे, और वो जो स्पेसिफिक सर्विंग है गोश्त की वो कम भी हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो तो आपने इतने जबरदस्त पकवानों के नाम ले लिए, हमारा मूड नहीं था तब भी बन गया है कि हम बहुत ही खाएंगे, और 4-5 बोटियों से तो ये हमारे पाकिस्तानी वार्म अप होते हैं। निशा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? और फिर कुर्बानी का जब इतना भुना गोश्त सामने पड़ा तो कौन सोचेगा? तो आप ये बताइए कि सब्र कैसे पैदा करें अपने अंदर? मुझे नहीं पता, कोई दुआ वगैरह पढ़ लें, वजीफा वगैरह पढ़ लें। तो अनीसा, आपने जैसे बताया कि जो स्पाइसेस हैं, लोकल स्पाइसेस, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये भी बताइए कि जो रेड मीट है, ख़ासतौर पे कुर्बानी का गोश्त है, इसको कितनी देर तक पकाया जाए तो ये नुकसानदेह नहीं होता? मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में जल्दी ही गोश्त को चूल्हे से उतार लिया जाता है? चूल्हे तक उतारने वाली बात तो पहले आती है। पहला ये होता है कि चूल्हे में चढ़ाने वाली बात, जैसे ही वो कट के आता है साथ ही उसको कढ़ाई में डाल दिया जाता है। स्पेशली अक्सर घरों में ये होता है कि नाश्ता नहीं किया जाता, और कुर्बानी के बाद जो कलेजी होती है उसको बना के उसी को नाश्ता कंसिडर किया जाता है, और वो बहुत जल्दी की जाती है। तो इसका ये है कि आपने फ्रेश जो मीट कट होता है उसको आपने रेस्ट करने देना है कुछ घंटे, घंटा डेढ़, उसके बाद आपने उसको पकाना है। एकदम आप उसको नहीं पका सकते। दूसरी चीज कि आप अंडर कुक ना रखें मीट को, और वेल डन जिसको आप बोलते हैं, अंडर कुक्ड, रेयर, और वो सारा रेयर, मीडियम रेयर और वेल डन, जो उसके लेवल्स होते हैं मीट के कुकिंग के, आप उसको वेल डन रखें। उसमें सारे उसके जो पैथोजेंस हैं या फूड बॉर्न इलनेसेस कॉज करने वाले जो भी जरासीम वगैरह हैं वो उसके मर जाएंगे। आप उसको कंज्यूम करें, बहुत ज्यादा ना भूनें। और एक चीज मेरे ज़हन में अभी आई कि आप जब बारबेक्यू करते हैं
तो वो बहुत शौक से वो पीसेस खाए जाते हैं जो हल्के हल्के जले होते हैं, जिनको चार ग्रिल हम बोलते हैं। तो वो आप कंज्यूम ना करें क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अच्छा ओके, हल्का जला बारबेक्यू ना खाएं। कलेजी फॉरेन गोश्त तो शायद लोग अनीसा बनाते हैं नहीं, लेकिन कलेजी जो होती है ना वो कुछ लोग फौरन भूनते हैं घरों में। ये एक हमारी रिवायत है। फौरन सबसे पहला काम ये होता है कि पहले कलेजी नु भून लो। तो ये क्या ठीक है इसको करना, ये सही है? भूनने आप कलेजी कंज्यूम करें, बस उस मीट को रेस्ट करने दें थोड़ा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने भी अपने घरों में देखी है कि जैसे ही कुर्बानी का मीट कट होता है, स्पेशली कलेजी निकलती है और उसको साथ ही धोकर तो चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है। आखिरी सवाल मेरा, मुख्तलिफ बीमारियां रखने वाले लोगों के लिए, खास तौर पे वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, यूरिक एसिड के इश्यूज हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक तफवीज करें चीज, गोश्त को लेकर खाएं ना खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं? बिल्कुल, उन जिनको कोलेस्ट्रॉल है या जिनको किडनीज के इश्यूज हैं, किडनी का अगर उनको बहुत ज्यादा इशू है तो फिर तो रेड मीट बहुत कम कंज्यूम करें, उनके लिए व्हाइट मीट ही है। और अगर वो उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू है या कोई डायबिटिक पेशेंट भी है या ब्लड प्रेशर, तो ये जो ऑर्गन मीट्स हैं, जैसे मैं कलेजी की बात कर रही हूँ, दिल है, लिवर है, किडनीज है, ये लोग ये भी निकाल के तो वो बना के खाते हैं इसके खाने वगैरह। लेकिन ये जो ऑर्गन मीट्स हैं इनमें फैट कंटेंट बहुत हाई होता है। तो ये आपने कंज्यूम कम क्वांटिटी में करने या नहीं करने अगर आपको कोई बीमारी है। राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सैर हासिल, बड़ी कंपोज्ड गुफ्तगू आपने की है। आई बिलीव कि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे हमें लोग देखते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। सो डू लाइक इट इफ़ यू लाइक द कंटेंट ना, इतना अच्छा है आपके लिए। हमने आपको बहुत हेल्प किया है कि आप अपनी ईद पे कैसे अपनी मील रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। अब हम जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की, इस्लाम के सबसे बड़ी नेकियों में से एक हज की हम बात करते हैं। फरीज़ा हज अदा करने के लिए इस वक्त कई मिलियन जो आज़मीन हज हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन 6 लाख, 6 लाख, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ मिलियन लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद आज़मीन हज इस वक्त गए हैं फरीज़ा हज अदा करने। हमने ये जो नशिस्त, ये जो मौजूद तरतीब दिया, इसमें एक तो हम मनासिक हज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो ज़िल हज के दिन हैं, इनकी क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इन दिनों को कितना मुक़द्दस तलकीन फरमाई है इसके हवाले से, और हमें किन आमाल के बारे में कहा गया है, ये हमारा फोकस बेसिकली होगा। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम ज़रा प्रोफेसर साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे हैं, सबसे पहले बताइए, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह, बहुत मुकद्दस दिन, बहुत बड़े दिन का आगाज़ हुआ और वो यकीनी तौर पे अब गुजरने को है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दिलाई जाए। कितने अहम दिन हैं ज़िल हज के, ये इस्लाम में क्या मकाम है और क्या तलकीन फरमाई गई है इन दिनों के हवाले से? इमरान भाई, वाकई ये बात बहुत जरूरी है और इसको बार बार रिपीट करना और याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के बारे में, जिनमें से हमारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं गालिबन, तो इनको हज के ये जो अय्याम है, इनमें की गई नेकी रब्बुल जुल जलाल को बाकी सारे साल की किसी भी दिन की गई नेकी से ज्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब है आज इन अय्याम की नेकी। इनमें से जो वक्त हमारे पास बाकी बचे हैं, वो बचे है हमारे पास 9 ज़ुल्हिज्जा का वो दिन, जिस दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा, उस दिन के रोजे की फजीलत का बयान किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने यौम अरफा का रोजा रखा, उसके रोजे की बरकत से रब्बुल जुल जलाल उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह आका ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि रब्बुल जुल जलाल माफ फरमा देगा। नासिर भाई, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा माइक के करीब होकर अगर बोलिएगा ताकि ऑडियो हमें क्लियर आए। थोड़ी सी दब के आ रही है, ऐसे लग रहा है, आवाज डिस्टॉर्टेड सी है, और प्लीज जारी रखिए। आवाज बेहतर है जी? अब बेहतर है, प्लीज। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन अय्याम में जो अरफा का दिन है 9 ज़िलहज, उसके रोजे के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 9 ज़िलहज का रोजा रखा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके 1 साल पिछले और 1 आइंदा आने वाले साल के गुनाह माफ फरमा देगा। तो बहुत बड़ी फजीलत के अय्याम है। फिर इनमें जो 10 ज़िलहज को अय्यामुन नहर, यौमुन नहर है, कुर्बानी करने का दिन,
और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस दिन रब्बुल जलाल को इहराक दम, खून बहाने से बढ़कर कोई और काम ज्यादा पसंद नहीं है जितना उस दिन कुर्बानी का करना पसंद है। तो हमारे पास ये मौका है कि हम इस पर मैक्सिमम नेकी करें। और कुरान मजीद ने जो वल फज्र वल लयालिन अश्र कसम उठाई इन 10 दिनों की, 10 रातों की, तो उलमा ने इस पर गुफ्तगू की कि माह रमजान की रातें अफजल हैं, लेकिन माह जिलहज के ये 10 दिन रमजान के 10 दिनों से भी ज्यादा अफजल है। वाह 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 वाह, सही है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी हमने जिक्र भी किया मनासिक हज का आगाज हो चुका है, कल वकूफ़ अरफा है हफ्ते के रोज, स्टेप बाय स्टेप क्या मनासिक होंगे हज के, इस पर भी जरा रोशनी डालें नाज़रीन के लिए। जी, मिना में लोग असल में एक और मसला आ जाता है हमारे पास, हमारी एक तारीख उनसे पीछे है। ये मैं एक बात आपके सवाल से पहले जरा कंफर्म करना चाहता हूँ। बात कर लोगों को मसला बन जाता है कि हमने रोजा किस दिन का रखना है, उनका हज और हमारा हज, उनका यौम अरफा और हमारा यौम अरफा, उनका यौम नहर और हमारा यौम नहर। आपको पता है ना जो मतला का फर्क है, तो उसमें हमारा चांद उनसे एक दिन बाद रुयत हुई चांद की, तो हमारी तारीख उनसे एक दिन पीछे है। तो हमारी तारीख और उनकी तारीख का मसला बनेगा, लेकिन याद रखें हमारे पास जो तारीख है उसी के लिहाज से हमने अपना रोजा रखना है, उसी के लिहाज से हमने अपनी ईद करनी है, उसी के लिहाज से हमने अपनी कुर्बानी करनी है। और हमारी इबादत की कबूलियत रब्बुल जलाल उसी हिसाब से करेगा। यानी हमने ये टेलीविजन पर देख के परेशान नहीं होना कि उनका यौम अरफा है तो आज हमारे पास तो यौम अरफा नहीं है, तो वो दुआ कर रहे हैं तो हम किस दिन दुआ करें। हम उनके साथ बेशक दुआ करें, रब्बुल जलाल की बारगाह में अर्ज कर सकते हैं कि मौला करीम आज जब वो लोग अरफा में, आज यकीनन वो प्रोफेसर साहब से राबता कनेक्शन आई बिलीव। प्रोफेसर नासिर सुन पा रहे हैं हमें आप? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, कॉल आ जी प्लीज आप जारी रखिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंड। तो हमारी तारीखों का फर्क समझना होगा। इन तारीखों के फर्क को अपने जहन में रखकर मिना का दिन उनका हमसे एक दिन पहले आ गया, उसके बाद मुजदलफा में हम उनसे एक दिन पीछे हैं, वो हमसे एक दिन आगे हैं। उसके बाद आगे अरफात का दिन अरफा आएगा और अरफा 9 जिलहज को होता है, हम उनसे एक दिन पीछे हैं। तो जब हमारे पास अरफा होगा तो उनके पास ईद का दिन होगा। तो ये सारे मामलात हम टेलीविजन पर देखते चले, मकामी वक्त के मुताबिक, अपने मकामी दिनों के मुताबिक इन अयाम का ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है। जरा क्विकली जी जरा क्विकली मैं चाहता हूँ हम कुर्बानी के हवाले से भी बात कर लें। कितना बड़ा दर्जा है, कितनी तलकीन है कुर्बानी की, क्या सवाब है? क्योंकि लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है और कुछ लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं कि चलो कर ली, एक सुन्नत अमल है, ना की तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो क्या बहुत ज़रूरी है कुर्बानी करना? और साहिब इस्तिताअत नहीं भी हैं, कुछ लोग बड़ा जोर लगा के कुर्बानी करते हैं, वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे होते, फिर भी बेचारे कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा डाल लें, कुछ कर लें। ज़रा इस हवाले से हमें क्लियर कीजिए थोड़ा। इमरान भाई, बुनियादी बात याद रखें, कुर्बानी के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसको जरा सामने रख के फिर आप इसका खुद ही फैसला हर इंसान कर ले, हमारे नाजरीन कर लें कि हमारे लिए कुर्बानी का हुक्म क्या है। कई लोग इसको सुन्नत लेते हैं, बहुत सारे उलमा इसको वाजिब कहते हैं, लेकिन हर सुनने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज को सुने, अपने दिल में जगह दे और फैसला करे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दहू फइन्न हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कुर्बानी करो कि ये तुम्हारे दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर एक जो अगली बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिताअत के बावजूद मन लम युज़हि मासिअतन, जिसके पास इस्तिताअत थी कुर्बानी नहीं की, ला यहदुर मुसल्लल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों की ईदगाह के करीब भी ना आए, वो मुसलमानों की ईदगाह। अब ये अल्फाज सुन लें, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जो इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, आका अलैहिस्सलाम उससे मुसलमानों की ईदगाह में आने की इजाजत नहीं दे रहे। यकीनन एक तंबीह है। इससे उलमा ने कहा कि लगता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको वाजिब के तौर पर लिया है, ये महज सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये वाजिब है। लिहाजा जिसके पास इस्तिताअत है वो कुर्बानी जरूर करे। हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल कुर्बानी करते थे। ठीक है प्रोफेसर साहब, इसमें बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि साहिब इस्तिताअत जो हैं उनके लिए कुर्बानी करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आजकल कुर्बानी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ज़्यादा नमूदो नुमाइश हो गई है, लोग सिर्फ महज नुमाइश के लिए कुर्बानियाँ कर रहे हैं। बताइएगा इसमें नीयत की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है और उसके बारे में क्या अहकामात हैं? अच्छा, मैं एक जुमला पिछली बात का मुकम्मल करके आपका बहुत सवाल है, मैं इस तरफ आता हूँ। जो गरीब लोग, जो इमरान भाई ने कहा, जो लोग कर्ज उठा के कुर्बानी करते हैं, ऐसे लोगों से कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है आप कर्ज ना उठाएं,
अगर आपको अगले महीने अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है कि ये महीना तंग है लेकिन अगले महीने पैसे आ जाएंगे तो वो कुर्बानी कर दे, वो बेशक कर्ज ले ले। लेकिन ऐसा बंदा जिसके हर महीने के मामला तंग है, वो तंगी के साथ कुर्बानी न करे। मेरे आका ने गरीबों की तरफ से कुर्बानी की। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी तरफ से कुर्बानी है और ये मेरी उम्मत के उन गुरबा की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो गरीब आदमी के लिए कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी कुर्बानी अल्लाह की हुजूर मकबूल हो चुकी हुई है। अब आपके सवाल की तरफ अगर मैं आऊं तो ये बात नीयत की जरूरत होना, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों ना तुम्हारी कुर्बानी का मुझे गोश्त पहुंचता है, ना मुझे इनका खून पहुंचता है, मुझे तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। इंसान अल्लाह को राज़ी करने की नीयत नहीं करता, किसी को दिखाने के लिए, लोगों में नमूद को नमूद के लिए करेगा, ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और वो अव्वल जो अल्लाह को राजी करने के लिए किसी और को राजी करने के लिए करेगा तो शिर्क के असगर में, शिर्क खफी में फंसेगा। अल्लाह को राजी करने होते ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नासिर भाई, वक्त चूंकि कम है, जाते जाते जरा हमें क्विकली, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहता है, आप पिछली कई ईदों पे आप हमारे साथ होते हैं, तो जरा क्विकली जो लोग जानवर खरीदने जा रहे हैं, लवाजमात क्या है जी जानवर को खरीदने के लिए, क्या अहकामात हैं, कैसा जानवर देखें, कैसी कुर्बानी करें, जरा क्विकली 1 मिनट में इस पे भी जरा रहनुमाई करते हैं। इसमें दोंदा जानवर जरूरत है। दोंदा जानवर जिसको लोग समझते हैं, 1 साल की उम्र के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। लेकिन चूंकि हम जब मंडी में जाते हैं तो मंडी में कई किस्म के धोखे होते हैं कि समझदार बंदा अपने साथ ले जाए। जानवर का ऐसा कोई भी नक्श जो जानवर की हुस्न को या जानवर की मनफियत को जायल करता हो, कीमत कम कर दे, ऐसा नक्श जो देखने में भी नजर आ जाए और जानवर की कीमत को डाउन कर दे, ऐसे नक्श वाला जानवर ना खरीदे। खूबसूरत जानवर हो, जो प्यारा लगता हो, ऐसा जानवर खरीदे और फिर घर में आकर उनका ख्याल करे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की निशानी करार दी, या खुद रब्बुल जलाल ने। तो इनकी खिदमत करें, इनके साथ इनके प्यार करें, मोहब्बत करें। जो बच्चे घरों में ख्याल रख रहे हैं अपने जानवरों को, ये एक प्यारा अमल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर की बदन पर हाथ फेरते हैं तो जितने बाल आपके हाथों के नीचे आते हैं, उनके हर बाल के बदले में आपको नेकी है। उनकी इसको कुर्बानी करने के बाद इसके 3 हिस्से करके, बराबर 3 हिस्से करके, अपने लिए अच्छा और गरीबों के लिए कमजोर गोश्त न करें, बराबर गोश्त करके तकसीम करें। और माशरे में चूंकि गुर्बत ज्यादा है, कोशिश करें, आपकी कुर्बानी तब शुरू होगी जब आप सारा गोश्त तकसीम करने के बाद सिर्फ आपके अपने हिस्से का गोश्त बच जाएगा। फिर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे के गोश्त मांगे, कोई मुस्तहिक हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, या आपको याद आ जाए वो फलां को गोश्त नहीं भेजा और रिश्तेदारों और गुरबा का ऐसा तो खत्म हो चुका है, उस वक्त अपने हिस्से से गोश्त निकाल कर उसको देना असल कुर्बानी ये है। कुर्बानी दें, कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। कुर्बानी के जानवरों को लेने के लिए अपने साथ मंडी में धोखे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ ऐसा मसला हो गया, अल्लाह ताला में माफ करे, तो वो इंसान कुर्बानी करे। अल्लाह ताला नियतों का देखने वाला है, यकीनन उसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक आपका बहुत शुक्रिया। कम वक्त के अंदर एज यूजुअल आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें, बड़ी फ़ायदेमंद बातें, जिनसे बहुत फ़ायदा होगा हमें कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए। और ये जो ज़िल हज के 10 दिन हैं, ये 3 दिन हमारे पास बाकी हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हमें बहुत फ़ायदा होगा। नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा कोई भी अमल है, छोटे अमल को भी बड़ा कर ले, वो बड़ी ज़ात है, रहमत से भरपूर ज़ात है, और हमें छोटे छोटे बड़े बड़े सब अच्छे अमाल करने की तौफीक हमें दे, हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। हमारा वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। आज ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है नाज़रीन, और रगों में दौड़ते खून से इंसानी ज़िंदगी की जो डोर है वो बंधी हुई है, हम सबको पता है। और रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले अफराद का किरदार किसी भी फरिश्ते से कम नहीं होता। खून का अतिया मिलने से ज़िंदगी की जंग लड़ते जो मरीज़ हैं उनमें जीने की एक नई उम्मीद पैदा होती है। ये बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें बर वक्त खून ना मिले तो उनकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। खून अतिया करने के आलमी दिन को मनाने का ये मकसद भी है
कि खून देकर कीमती इंसानी जानें बचाने को जो शऊर है उसे उजागर किया बिल्कुल, जाए। जो तिब्बी माहिरीन है इस हवाले से वो हमें तलकीन करते हैं कि खून का अतिया खून की कमी का सबब बनता है और ना ही जिस्मानी कमज़ोरी का। यानी कि अगर आप खून देंगे तो आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी, बल्कि कुदरती अमल के ज़रिए खून पहले से भी ज़्यादा बनता है, जो ब्लड डोनर्स के लिए भी सूदमंद होता है और ओबियसली जिसे आप खून दे रहे होते हैं उसके लिए तो फ़ायदा होता ही है और आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को बीमारियों से बचाता है। खून की जो अदम दस्तियाबी है इसकी वजह से मुतादिद अमवात हो रही हैं। बहुत सारे मरीज़ हैं वो अलालत का शिकार हैं, उनको खून की ज़रूरत है। आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें जहाँ पे भी जो अच्छे सेंटर्स हैं, जैसे कुछ लोग थैलेसीमिया के लिए, हेमोफीलिया के लिए काम करते हैं, जैसे सुंदर्स फाउंडेशन को हम अक्सर रेफ़र करते हैं, और बहुत सारे इदारे हैं जो आपको ठीक लगता है कि ये अच्छे ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ पे जाएं, आप खून अतिया करें। मुफ्त की नेकी है। अपना वो खून जो ज़ाय हो जाएगा वो किसी के काम आएगा, किसी की बच्चे की ज़िंदगी के आएगा, चूँकि थैलेसीमिया ज़्यादा बच्चों को होता है और ये बच्चे तड़पना शुरू कर देते हैं जब इनमें खून की कमी होती है एक सर्टन टाइम साइकिल के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ, इस नेकी की तलकीन के साथ प्रोग्राम आज हमारा इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब इंशाल्लाह आपको हम ईद के शो में ज्वाइन करेंगे। ईद का शो हमारा ज़रूर देखिएगा। 2 दिन हमने प्लान किया आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों के साथ, और मंडे एंड ट्यूसडे शाम को आप हमें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो वक्त जो ईद के शोज़ में हमारा आपके साथ हो वो अच्छा गुजरे। मीनवाइल बेस्ट ऑफ्स का सिलसिला तो जारी रहेगा। ईद की खुशियों को बहुत इंजॉय कीजिएगा और हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। टिल आवर नेक्स्ट मीट, अपना ख्याल रखिए और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।